Hello students, this is your Archana ma'am and today we are going to study science. Before we start the session, let me introduce myself and let me tell you why it is important. Because if you are studying, you must know from whom you are studying, right? So that a bond is built between student and a teacher and a kind of trust is also built, right? So I am Archana, I am MTech from Jadavpur University and I have been teaching students since the last 12 years, especially JE and NEET students with class 10th and class 12th also. And I prefer teaching chemistry. And for class 10th, I teach science, whole science. And let me tell you one more interesting thing that my students never score less than 95. And in this series, which is Sankalp series, nobody is going to score less marks. So let us start and be confident, be patient, and you will score very high. Okay. So, students, today we are going to study a very important chapter, that is your periodic classification of elements, right? We will be doing this chapter in a very fast mode with basic understandings as well, because your exams are not very far away. We have only 1 month left, right? So with basic understanding, and I'll be thinking that it means basic things आपको भी आते हैं, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. देखो, हम पढ़ने जाना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, लेट अस सी. यस, हमें पढ़ना है व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसकी ज़रूरत क्या है भाई. काफ़ी बच्चे जो है मुझे ये कहते भी हैं कि मैम हमें क्यों पढ़ना है, बनाया किसी और ने, हम क्यों भुगते हैं. तो बच्चे भुगतना तो पड़ेगा क्योंकि हमें पढ़ना है. हमें भी तो जानना है कि आखिर चीज़ें डेवलप कैसे हुई. तो हम ये सीखेंगे कि आखिर इस क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की नीड हम आगे समझेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है. उसको, यानी कि एलिमेंट्स जो है ना हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हैं, उसको क्लासिफाई करने वाले साइंटिस्ट भी बहुत सारे हैं. हमें उनमें से कुछ को पढ़ना है. जैसे हमें डोबेनर्स का पढ़ना है, न्यूलैंड का ऑक्टेव पढ़ना है, मेंडलीव्स लॉ पढ़ना है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है. ठीक है, तो इनके 4 टेबल हमें पढ़ने हैं बेसिकली. उसके बाद आपको थोड़ा सा वैलेंसी जानना है. वैलेंसी इज अ टर्म जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग है. बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को एक समझ बैठते हैं, तो इसे मैं क्लैरिफाई करूंगी. एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देखो बच्चों, आखिर हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी. बिफोर दिस हम एक चीज समझते हैं कि ये दुनिया जो है, पूरा यूनिवर्स, दिस इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. आप अपने इर्द गिर्द जो भी चीजें देखते हैं, मेरे हाथ में ये पेन है, लैपटॉप है, ठीक है, आपके पास भी पेन होगा, पेपर होगा या वॉटेवर, आपके पास फोन होगा, हर चीज मैटर है. और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, हर मैटर एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, राइट. तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ, कहाँ से आए हैं ये. तो इस दुनिया में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो पाए गए हैं या साइंटिस्ट ने ढूंढे हैं. इन्हीं एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इंटायर मैटर बना है. ठीक है, तो अब मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक केमिस्ट हो, आपको जानना है कि किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है. तो देखो, आज तक, अभी तक जो हमने ढूंढा है, 118 एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं. ठीक है, उसमें से 94 एलिमेंट जो है वो नेचर में पाए जाते हैं. उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उसे आर्टिफिशियली बनाया गया है. लेकिन क्या ये आसान है कि 118 एलिमेंट्स को आप वन बाय वन रीड करो, वन बाय वन उसको स्टडी करो, एनालाइज करो. इतने डाइवर्स कंपाउंड्स हैं, तब तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी और हम कुछ रिसर्च नहीं कर पाएंगे. तो कितना अच्छा होता कि एक सिस्टमेटिक मैनर में हम उन एलिमेंट्स को एक साथ रखते जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर थे. तो क्या होता कि एक की पढ़ ली प्रॉपर्टी तो बाकी की प्रॉपर्टी हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक जैसी होगी. इसका एक एग्जांपल आप देख लो. जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते हो, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं. क्या ये अच्छा हो कि हर टीचर एक एक बच्चे को पढ़ाए, या उससे बेटर ये ऑप्शन है कि टीचर्स ने क्लासेस बना दिए हैं कि क्लास 1 है, इसमें क्लास 1 के बच्चे पढ़ेंगे तो एक बार वो पढ़ाएंगे तो सारे को डिलीवर हो जाएगा, इजंट इट. क्लास 2 के बच्चे को एक टीचर पढ़ाएगा तो सारा चीज एक ही साथ डिलीवर हो जाएगा. लेकिन अगर एक एक बच्चे को पढ़ाना पड़ता तो टीचर का दिन भी निकल जाता और सारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते. तो ये एक बहुत ही हेक्टिक सा काम है. इसी काम को स्मूथन करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है. आपके स्कूल में ग्रुप है,
क्लास 1 का ग्रुप, क्लास 2 का ग्रुप, क्लास 3 का ग्रुप, ऐसे ऐसे करते करते क्लास 11 12 तक का ग्रुप है। देयर आर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनका कॉमन गोल है, कॉमन सिलेबस है। तो कॉमन आप में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, हालांकि कुछ चीज़ें डिफरेंट भी है, कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, कुछ बच्चे का किसी और चीज़ में है। उसी तरह एटम्स भी है, यानी कि एलिमेंट्स भी है। कुछ एलिमेंट जिन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है, किस बेसिस पर? उस बेसिस पर, जिस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है। उसमें डिससिमिलैरिटीज भी होती हैं, लेकिन अगर मेन चीजें सिमिलर है तो उसे हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे आप क्लास 10th के बच्चे हो, आपका कॉमन एजेंडा है, कॉमन सिलेबस है, कॉमन एग्जाम है, तो काफी चीजें कॉमन है ना मेन। अब किसी को खाने में पिज्जा पसंद है या पास्ता, वो छोटी बातें हैं। तो इसीलिए आप जैसे बच्चों को एक साथ कैटेगराइज किया है। क्लास 10th के बच्चे, पूरे देश में कह सकते हैं कि क्लास 10th के बच्चे हैं, उनकी केमिस्ट्री का ये सिलेबस है, इजंट इट? तो दैट मीन्स यू हैव बीन कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन सर्टेन सिमिलैरिटी। इसी तरीके से क्यों मैं 118 एलिमेंट को पढ़ूं? अगर मैं 8-8 का, 6-6 का, 5-5 का ही ग्रुप बना लूं और उस ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो क्या मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो इसीलिए बच्चों ये नीड क्यों पड़ी? इतने एलिमेंट्स हैं, आखिर हम किस किस को पढ़ें? सो ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स। तो हमने उनकी ग्रुपिंग की है इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। यस, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही क्लास में 1 का बच्चा भी है, 2 का बच्चा भी है, 3 का बच्चा भी है, तो सबका सिलेबस तो फिर अलग है, तो ग्रुपिंग का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो यू हैव टू हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज, तभी जाके हम एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो in this way the study of large number of elements is reduced। अब मान लो 118 एलिमेंट्स हैं, इसको अगर मैं 8 या 9 ग्रुप में बांट दूं, तो isn't it easier कि 8 to 9 ग्रुप्स को पढ़ लिया। इनकी जो प्रॉपर्टीज है, मान लो एक ग्रुप में 10 एलिमेंट्स है सपोज, तो इन 10 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। दैट इज वाई हम इसको ग्रुपिंग करते हैं। इसी को कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्या रीजन है इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, तो रीजन क्या है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट टू अ फ्यू ग्रुप्स वी हैव क्लासिफाइड एलिमेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये पहला टॉपिक था। तो देखो, अब शुरू में मान लो ये आपके एनसीईआरटी का ही पिक्चर है। कह रहा है कि इमेजिन यू एंड फ्रेंड्स हैव फाउंड पीसेस ऑफ एन ओल्ड मैप टू रीच अ ट्रेजर, राइट? मान लो किसी ट्रेजर तक आपको पहुंचना है, मैप नहीं मिला है, मैप के कुछ पीसेस मिले हैं, तो क्या ये आपके लिए इजी होगा ट्रेजर तक पहुंचना? आई डोंट थिंक सो। ये तो कैओटिक सा सिचुएशन हो गया ना कि कुछ टुकड़े मिले हैं, कुछ टुकड़े नहीं मिले हैं। तो ऐसा ही केमिस्ट्री में भी था। सिमिलर chaos was there in chemistry as elements were known but there was no clue। अब मान लो कि एलिमेंट्स तो मिल गए हमको, लेकिन हमें क्लू ही नहीं है कि हमने ग्रुप कैसे करें। तो ये एक प्रॉब्लम थी। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो, किसी दुकान में जाते हो बच्चों, तो आप क्या देखते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें रैंडमली रखी हुई हैं? ये वो ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अब बिस्किट का अगर स्टैक है तो बिस्किट के ऊपर बिस्किट रखा हुआ है। बिस्किट में भी अलग अलग कंपनी के बिस्किट, अगर पार्ले जी है तो उसका एक अलग स्टैक होगा, 50-50 का अलग स्टैक होगा, बॉर्बन का अलग स्टैक होगा, इजंट इट? उन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया है। बिस्किट और साबुन का अलग अलग स्टैक होगा, यानी कि अलग अलग उन्होंने ग्रुपिंग कर दी है। आप ही जब पढ़ते हो तो फिजिक्स की नोटबुक अलग रखते हो, केमिस्ट्री की अलग रखते हो, मैथ्स की अलग रखते हो, बायोलॉजी की अलग रखते हो, क्यों नहीं एक ही नोटबुक में लिखते हो? कैओटिक नहीं हो जाएगा? अरे यार, इस नोटबुक में नोट्स तो मिल ही नहीं रहे, मैथ्स वाले, साइंस वाले मिल नहीं रहे। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं, इजंट इट? इवन साबुन में एग्जाम्पल दिया हुआ कि बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप अलग अलग होते हैं, तो उन्हें भी अलग अलग कैटेगराइज करके रखा जाता है। इसी तरीके से जो साइंटिस्ट थे वो तो ऑब्वियसली स्मार्ट है, तो उन्होंने क्या किया, दे मेड सेवरल अटेम्प्ट्स। अब शुरू में आप मान लो कि अब एरा में हो जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, हमें एलिमेंट्स की बहुत सारी क्वालिटीज भी नहीं पता, एंड यू हैव टू क्लासीफाई। आप सोचो आप क्या करोगे, इस कैओस से कैसे निकलेंगे? तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट्स लेने शुरू किए। ओके, सो अकॉर्डिंग सिमिलरली scientists made several attempts to classify elements according to their properties। उन्होंने बहुत कोशिश की। हम 4 कोशिश पढ़ेंगे, ठीक है? आपको बहुत नहीं पढ़ना क्योंकि आप क्लास 10th में हो, तो हम 4 ही साइंटिस्ट की कोशिश पढ़ेंगे जो कि मेन है। अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग।
थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगने लगा ना। शुरू शुरू की ग्रुपिंग से हमें ये पता चल गया कि एलिमेंट्स की दो कैटेगरी है, एक को मेटल कहते हैं, एक को नॉन मेटल कहते हैं। तो इतनी क्लासिफिकेशन तो हमको आ गई, राइट। अब देखो हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है डोबेनर नाम के साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया था, ठीक है, जॉन डोबेनर। ही वाज अ जर्मन केमिस्ट। इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइड। ट्राइड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इन थ्री। ट्राई मतलब तीन होता है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1829 में कुछ ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दैट सर्टेन एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दैट ही कुड पुट देम टुगेदर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज फाइंड की। तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को देखे, थ्री एलिमेंट्स, जिसमें प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी इनको मिली। तो इन्होंने इसीलिए कहा कि भाई मैं तो ट्रायड बनाऊंगा, तीन तीन एलिमेंट की ग्रुपिंग करूंगा। इनसे पहले किसी ने की नहीं थी, तो इनका जो ट्राइड था वो बड़ा फेमस हुआ। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो जितने भी हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं ना, उसमें पहली चीज क्या पूछी जाती है? पीरियोडिक लॉ, कि ये जो ट्रायड था या कोई भी किसी ने बनाया, डोबेनर्स ट्राइड है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हर चीज को बनाने के पीछे एक लॉ होता है ना, एक कानून होता है, यानी कि एक कुछ ना कुछ हम सोच के बनाते हैं, तो वो लॉ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ट्राइड जो है उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ बनाया, इसका ये मतलब है कि इसका कुछ ड्रॉबैक भी था। तो आपसे हर जो भी क्लासिफिकेशन है उसका ड्रॉबैक भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको पीरियोडिक लॉ और ड्रॉबैक हर किसी का जानना है, ओके। तो देखो इन्होंने किया क्या? डोबेनर का लॉ था। देखो इनका लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करोगे। When elements are arranged in order of increasing atomic masses, एटॉमिक मास अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट का। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ये जो 6 है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। क्योंकि ये कोई एटम है ना, उसके सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और पूरे एटम का जो मास है वो इन्हीं की वजह से है। बाहर में तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। तो इंटायर मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। तो अगर हम सिर्फ प्रोटॉन के मास को काउंट करते हैं तो उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, इसको यहाँ लिखते हैं। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास को ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं मास नंबर। दिस इज द मास नंबर, या इसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया? शुरुआत थी इनकी, तो इनको तो हमें बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए कि आखिर इन्होंने कुछ तो फाइंड आउट किया। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये एटम्स को अरेंज करने के लिए ग्रुपिंग करते हैं तो इनका जो लॉ है वो ये कहता है कि ये उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यानी कि जब ये अरेंज करेंगे ग्रुप तो एटम के मासेस बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और ये तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे, ओके। इसीलिए इन्होंने ट्राइड कहा। और इनका जो ट्राइड होगा उसमें दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जो ग्रुप बनाएंगे ये, उसमें एटम्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। और एक बड़ी खास बात कही, मान लो कि एक एटम ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए का एटॉमिक मास मान लो कि मैं रैंडमली कुछ रख देती हूँ, स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी और सी का स्मॉल सी है, ठीक है। एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ए से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा सी का। तो इनके हिसाब से ये जो बी का जो मास है ना वो क्या है? एवरेज ऑफ ए एंड सी है, यानी कि बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। एवरेज समझते हो? पहले और तीसरे का जब हम एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा बी के एटॉमिक मास के बराबर। तो इन्होंने क्या कहा? देखो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इन द ट्रायड will be equal to the arithmetic mean, average मतलब arithmetic mean of atomic masses of the two elements। that means कि अगर ये बीच का एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। तो आपको डोबेनर का ट्राइड याद करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने क्या किया? लेट अस सी सम एग्जांपल्स। देखो
अब तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है, आपने अल्कली मेटल सुना होगा। तो डोबेनर ने क्या किया, पहला जो ग्रुप बनाया इन्होंने अल्कली मेटल्स का बनाया। सारे एलिमेंट्स इन्होंने नहीं लिए, क्योंकि इन्होंने तो एक समझ लो तुक्का जैसा लगाया। ये तुक्का कुछ एटम्स पे तो लग गया, सब पे नहीं लग रहा था। तो इन्होंने जो ग्रुप लिया उसमें लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम था। तो इन्होंने जो लॉ दिया ना, ये सभी मेटल्स हैं, इन पे ये बैठ गया। तो इस ग्रुप की खास बात क्या थी कि ये सभी मेटल्स हैं। देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, दीज ऑल आर ग्रुप टुगेदर। तो ये सभी मेटल्स हैं। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कलीज एंड हाइड्रोजन गैस। देखो आपने जब पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि ये मेटल्स हैं, ठीक है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, चूंकि ये मेटल्स हैं, तो ये अल्कलीज बन जाते हैं और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। और चूंकि ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, अभी हम ये बात नहीं कहेंगे ग्रुप 1 के हैं, इनको एक ग्रुप पे रखा गया और देखा गया कि इनकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेता या देता है ऑक्टेट गेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो अब ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसीलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए 1 इसकी वैलेंसी है। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन ले लेती हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 और 5। तो देखो इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंसी नहीं है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो है 5, लेकिन इसकी वैलेंसी है 3। तो देखो बच्चों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर होता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको क्लियरली समझा सकती हूँ कि लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। मान लो कि एक रैंडम एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, x, इसके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो आउट मैं इसके शेल भी लिख देती हूँ KLM, ठीक है। x के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, तो वो 1 है। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, इसके आउटर शेल में ये वाला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन अगर दे सकता है, इस केस में इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी 1 है। अब एक दूसरा केस लेते हैं, x का ही एक दूसरा एलिमेंट है 282। अब यहाँ पर देखो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये आउटर शेल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी ऑक्टेट वाली। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों ही 2 है। सिमिलरली अगर 283 है तो भी यही होगा, कोई भी एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को पा लेगा। तो इस केस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों ही 3 है, ठीक है। 284 के साथ भी यही है कि इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, वही इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी है। वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्टेट गेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसे 4 ही चाहिए। तो यहाँ तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve इज इक्वल टू वैलेंसी। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन है 285, अब यहाँ पर देखो आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन क्या इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, नहीं, 5 है तो 3 चाहिए ना। तो वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी, वैलेंसी इज इक्वल टू 3, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5। उसी तरह अगर किसी एटम के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी हो गई 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ये 2 किसी से मांग लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली जब एटम का कॉन्फ़िगरेशन 287 है तो देखो 7 मतलब आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी कितनी है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट गेन करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो इस तरह से बच्चों वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं।
अब देखो डोबेनर पे आते हैं। डोबेनर ने क्या कहा कि ये जो मैंने 3 एटम की ग्रुपिंग की है, एग्जांपल्स याद करोगे, अल्कली मेटल्स में कौन कौन से मेटल थे और उनका एटॉमिक मास भी याद रखोगे, ठीक है। कभी कभी आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में आ जाएगा कि प्रूव करो कि ये जो है डोबेनर ट्राइड को फॉलो कर रहा है। तो हम दिखाएंगे कि देखो पहला एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक मास 7 है, जो कि लिथियम है, और थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास है 39। तो 7 और 39 का जब एवरेज करते हैं 7 + 39/2 तो आता है 23। अब ये जो मिडिल में सोडियम है, क्या इसका एटॉमिक मास 23 है? तो यस, आ गया। तो यानी कि ये डोबेनर ने जो लॉ बनाया था उसको ये तीनों एलिमेंट फॉलो कर रहे थे। तो अल्कली मेटल के ये 3 एलिमेंट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ने डोबेनर के ट्राइड को फॉलो किया। तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा ग्रुप जो था वो था अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अल्कलाइन अर्थ मेटल में इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इन तीनों एलिमेंट को ग्रुप करके ट्राइड बनाया। ये देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके एटॉमिक मास को याद कर लेना क्योंकि हो सकता है एग्जाम में प्रूव करने को है। तो अब देखो कैल्शियम और बेरियम का अगर हम एवरेज करें तो 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 88.5 आया। स्ट्रोंशियम का देखो लगभग 88 है, 88.5 के आसपास। तो इसका मतलब ये डोबेनर ट्राइड को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर क्या है ना, एग्जैक्ट डेटा आना जरूरी नहीं है। अगर 88 है और आपका कैलकुलेशन 89 तक भी आया तो हम कहेंगे कि हाँ ये ट्राइड को फॉलो कर रहा है। तीसरा ग्रुप इन्होंने बनाया हैलोजन का। यहाँ पर इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ग्रुप किया। यहाँ पर देखो क्लोरीन, ब्रोमीन 35.5, 127, इन दोनों का एवरेज करो 81.2 आ गया। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू ब्रोमीन एटॉमिक मास जो कि है 80। तो इसने भी भाई साहब फॉलो कर दिया। तो डोबेनर ने 3 ट्राइड बना दिए। आपको ये ट्राइड के नाम भी याद रखने हैं, किस एटम्स को ग्रुप किया गया वो याद रखेंगे, एटॉमिक मासेस भी याद कर लेना। लेकिन ये चला क्यों नहीं, ये फेल क्यों हो गया? अब इसका कारण देखते हैं। देखो आपके एग्जाम में लिमिटेशंस आते हैं, सो बी वेरी केयरफुल, इसको ध्यान से सुनो। इट फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट। देखो उस वक्त 118 एलिमेंट्स नोन नहीं थे, लेकिन जितने भी नोन थे उस सारे को तो ग्रुप नहीं कर पाए ना। मान लो आपके स्कूल में बच्चों को ग्रुप किया गया, उसमें से आधे बच्चे ग्रुप हो गए, आधे नहीं ग्रुप हुए, तो कोई फायदा ही नहीं है ना इस ग्रुपिंग का, यानी कि ग्रुपिंग में कोई फ्लॉ है। तो इसीलिए उसको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो ग्रुपिंग की उसमें प्रॉब्लम थी कि सारे एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टी के बेसिस पर ग्रुप नहीं कर पा रहे थे। तो डोबेनर ने क्या किया, डोबेनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स। अभी इस बेचारे ने सिर्फ 3 ट्रायड ढूंढा, उसके बाद ये ढूंढ नहीं पाया। हालांकि ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल क्योंकि फर्स्ट टाइम ही डिड समथिंग ना, इससे पहले तो किसी ने नहीं कुछ किया था। इन्होंने एक बात तो सिखा दी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लें तो वी विल फाइंड सर्टेन पैटर्न। तो ये एक क्लू इन्होंने दे दिया आगे के साइंटिस्ट को। सो हिज क्लासिफिकेशन वाज नॉट सक्सेसफुल। ये आप याद रखना कि लिमिटेशन क्या थी कि इनके पास 3 ही ट्राइड आए, ये सारे एलिमेंट्स को ग्रुप नहीं कर पाए। तो अब इनके फेलियर के बाद एक नया साइंटिस्ट उभरा जिनका नाम था न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड। इन्होंने जो लॉ दिया उसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप कैसियो देखते होगे, बहुत से बच्चे बजाते भी होंगे। इसमें क्या है, इसमें आपने ऑक्टेव देखा है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 है, उसके बाद इसी का रिपीटेशन होता है और इसको हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल नोट्स या ऑक्टेव। तो इन्होंने एक नया पैटर्न ढूंढा, कब, इन 1864। आप ईयर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। इनका लॉ, इनके लिमिटेशंस, ये 2 चीज आपको आनी चाहिए। न्यूलैंड ने क्या किया, ही अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया एलिमेंट्स को। अंतर क्या था, डोबेनर ने 3-3 एलिमेंट का ट्राइड बनाया, इन्होंने क्या किया, 7-7 एलिमेंट्स लिए, ठीक है। तो 7 एलिमेंट्स का एक ग्रुप करते थे और जो 8th एलिमेंट होता था वो फर्स्ट का रिपीटेशन होता था। अब जैसे देखो, मैं सा रे ग मा प ध नी, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद क्या है, फिर से सा है, तो क्या ये और ये प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं हो गए? तो जैसे सारे गामा प में पहला ये फर्स्ट है और ये 8th है, तो 7 के बाद 8वां रिपीट हो गया। उसी तरह डोबेनर ने भी जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी में
रिपीटेशन दिखने लगा। तो ये है इनका लॉ, यू हैव टू रिमेंबर द लॉ एंड लिमिटेशंस। तो न्यूलैंड ने क्या किया, ही अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। प्रॉपर्टी ऑफ एथ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट was a kind of repetition of the first element। तो पहला और एथ का प्रॉपर्टी मिलता जुलता था। ये है हमारे न्यूलैंड का ऑक्टेव। देखो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। देखो इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, अब ये एट्थ है। तो इनके हिसाब से ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सिमिलैरिटी है, थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी है, दोनों मोनोवैलेंट है। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको साथ नहीं रखा गया, इन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी कुछ कर दिया, कोबाल्ट निकल को साथ कर दिया, मतलब जहाँ जहाँ इनको जो भी फ्लॉज थे उसको इन्होंने कवर अप करने की कोशिश की। तो न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनको ऑक्टेव कहते हैं क्योंकि पहला और एट्थ जो था वो रिपीटेशन था। अगर आप इस लिथियम को पहला मानते हैं तो ये एट्थ हो गया सोडियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो इसीलिए इन्होंने ऐसे अरेंज किया। So, however, he gave a very important conclusion that there is some systematic relation between order of atomic masses and repetition of properties of elements। इन्होंने ये बात तो साबित कर दी कि जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एटम्स को अरेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिपीटेशन तो है। ये अगले साइंटिस्ट के काम आ गया, इन्होंने तो बेसिक चीज बताई। देखो ट्राइड से बेटर था हमारा ये ऑक्टेव, लेकिन ट्राइड से हेल्प इन्होंने क्या ली कि इन्होंने ये देख लिया कि इन्होंने प्रॉपर्टीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर को लिया है। तो इनका लिमिटेशन क्या था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। अब ये ग्रुपिंग जो है वो सिर्फ कैल्शियम तक इनका सही चला। आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बना तो दिया बट हर प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट के बाद एट का वो रिपीट ही नहीं हो रहा था। तो आप क्या बताओगे कि सिर्फ कैल्शियम तक जो है इनका लॉ एप्लीकेबल था, ये पहला फ्लॉ था। न्यूलैंड्स ऑक्टेव वर्कड वेल फॉर लाइट एलिमेंट, हल्के एलिमेंट्स पे ये काम कर रहा था। तो सब पे नहीं काम किया मतलब ये रूल नहीं बन सकता ना। अब दूसरा लिमिटेशन क्या है, इन्होंने एज्यूम कर लिया कि इस दुनिया में सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं, उस वक्त जितने एलिमेंट्स थे इन्होंने मान लिया कि अब कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। एक साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि हम डिस्कवर करने के फेज में है, तो डिस्कवरीज होंगी और एलिमेंट्स आएंगे। इन्होंने ये थॉट नहीं दिया, तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में नए एलिमेंट्स के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तो भाई अगर नया एलिमेंट आएगा उसे कहाँ रखोगे, पीरियोडिक टेबल के बाहर। तो दिस पीरियोडिक टेबल इज नॉट फिट, राइट। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी। फिर इन्होंने एक और मिसफिट वाला काम किया, इन्होंने ऐसे दो एटम्स को एक साथ रख दिए जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती थी, जैसे कोबाल्ट एंड निकल। दे वर पुट टुगेदर इन जस्ट वन स्लॉट एंड दैट टू इन द कॉलम ऑफ एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब ये बताओ कोबाल्ट, निकल, फ्लोरीन, क्लोरीन में कैसी सिमिलैरिटी है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो इन्होंने अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए ऐसा किया। अब एक और इनकी लिमिटेशन है, दैट इज आयरन। एलिमेंट आयरन जो है विच रिजेंबल्स, आप पढ़ते होगे ना, फेरस, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल was placed far from these elements। आयरन को बहुत दूर रखा गया था, ठीक है, इनसे। आप देख सकते हो, देखो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आयरन है, ठीक है, आयरन को, और यहाँ पे कोबाल्ट निकल है, ये इस एंड पे है, ये इस एंड पे है, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज में काफी सिमिलैरिटीज है। तो ये इनका फ्लॉ था। तो हमने डोबेनर के लिमिटेशंस देखे, डोबेनर का लॉ देखा, उसी तरीके से न्यूलैंड्स लॉ देखा और न्यूलैंड का फ्लॉज देखा, यानी कि डिमेरिट्स देखे या ड्रॉबैक कह सकते हो। तो आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। अब हम बढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की तरफ, जो कि इससे दमदार है, ठीक है। दो पढ़ लिए हैं, दो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम कुछ चीजें, बिफोर गोइंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल क्या है भाई साहब। इट इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड इन सच अ वे that elements having similar properties occur in same vertical column or group। अब पीरियोडिक टेबल क्या है, ये एक चार्ट जैसा है, ठीक है, ऐसा कुछ चार्ट है जिसमें अगर ये एक ग्रुप है तो यहाँ से नीचे आओगे तो एटम्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी।
इस ग्रुप में नीचे आओगे तो प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, ठीक है, वर्टिकल कॉलम से, और इसको ग्रुप भी कहते हैं। सो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म्स ऑक्साइड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला। अब देखो, अब मॉडर्न पीरियड टेबल तो पढ़ते हो, तो आप ये जानते हो ना कि एक ग्रुप के एटम्स का फॉर्मूला सेम होता है। अब देखो सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का अगर ऑक्साइड बनाओगे तो Na2O बनाएगा, पोटेशियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, K2O। क्या इन जनरल इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है? अगर मैं इस एटम के लिए R लिखूं, मान लो कि ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स, उसके लिए मेटल के लिए मैं R लिखूं, तो इनका जनरल फार्मूला क्या है ऑक्साइड का, R2O है। तो ये इन लोग समझ गए कि एक ग्रुप के एटम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का जनरल फार्मूला सेम है। तो इन्होंने क्या किया, मेटल के लिए इन्होंने लिखना शुरू कर दिया लेटर R। तो देखो ये ग्रुप 1 का अगर एलिमेंट्स हैं तो इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला हो गया R2O। उसी तरीके से अब ये सोचो ना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होता है, MgO, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम का ऑक्साइड क्या है, CaO। तो अगर मैं इस मैग्नीशियम को R समझूं और ऑक्सीजन को O, तो क्या है फॉर्मूला, RO हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने R और O के टर्म में इनके ऑक्साइड्स बनाए और R और H के टर्म में इनके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला दिया था। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको हम समझेंगे जरा अच्छे से क्लैरिफाई करके, ठीक है बच्चों। तो आज के इस सेशन में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को समझा है, हमने थोड़ा सा वैलेंसी समझा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझा है, थोड़ी सी ग्रुपिंग समझी है, डोबेनर ने क्यों बनाया लॉ, तीन तीन एटम्स को क्यों रखे टुगेदर, और क्यों उनका जो ये लॉ था वो फेल हो गया। फिर जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो थे हमारे न्यूलैंड, जिन्होंने ऑक्टेव दिया, वो थोड़ा पावरफुल था लेकिन वो भी फेल हो गया। अब दो और दमदार चीजें हैं, पहला है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसमें कुछ कमियां मिलेंगी, तो फिर बना हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बच्चों हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बता सकते हैं, मैं आई विल ट्राई नेक्स्ट क्लास में उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। आप में से किसी बच्चे के दोस्त हैं जिनका केमिस्ट्री में या पूरे साइंस में अगर बैक लगा है क्लास 10th में, तो आप उनको भी बता दीजिए ताकि वो वीडियोस देख सकें। पूरे साइंस का जितना भी आपके सिलेबस है वो मैं कवर कर दूंगी एग्जाम से पहले। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।